नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 10 का पुनः अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज लेक्चर 5 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये लेसन नंबर 10 केंचुए से संबंधित है और केंचुए के शरीर की बाहरी संरचना का हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके अलावा केंचुए के शरीर में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। केंचुए में मिलने वाला एक विशेष प्रकार का तंत्र पाचन तंत्र, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाचन तंत्र का तात्पर्य होता है एक ऐसा तंत्र जो खाद्य पदार्थों का पाचन करे। पाचन का मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं उन्हें विखंडित करके, अपघटित करके छोटे या सूक्ष्म खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करे ताकि सजीव को ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो पाचन तंत्र का आप चाहे किसी के भी परिप्रेक्ष्य में देखें, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, किसी भी जंतु के परिप्रेक्ष्य में देखें, पाचन का तात्पर्य यही होता है भोजन के जटिल अवयवों का सरल अवयवों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो भैया, इस पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने वाला जो भी तंत्र है उस तंत्र को कहा जाएगा पाचन तंत्र। और केंचुए के शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो उसके मुख से प्रारंभ होकर गुदा छिद्र तक चलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि केंचुए के संपूर्ण शरीर में उसकी लंबाई के अनुरूप पाचन तंत्र पाया जाता है। जितना बड़ा या जितना लंबा केंचुआ होगा उसके शरीर में उतनी ही लंबी एक पाचन तंत्र की पूरा सिस्टम रहेगा। ये पाचन तंत्र नलिकाकार अवस्था में पाया जाता है। उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने ये केंचुए का कुछ पोर्शन बनाया है, ये इसका अग्र भाग है और पीछे की ओर उसका पश्च भाग होगा। पाचन तंत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है, पाचन तंत्र का अंत कहाँ से होता है, तो ये तो हम खूब जानते हैं। पाचन तंत्र का प्रारंभ हमेशा उस छिद्र से होता है जहाँ से भोजन अंदर जाता है, और भोजन अंदर ग्रहण करने वाला जो छिद्र है वो हमेशा मुख होता है। पाचन तंत्र का अंत कहाँ पर होगा, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ या मल बाहर निकलता है, और मल बाहर निकलने वाले छिद्र को हम कहते हैं गुदा छिद्र। तो इसका मतलब केंचुए का भी जो पाचन तंत्र है उसका प्रारंभ मुख से होता है और उसका अंत होता है गुदा छिद्र, जो हमने पढ़ा था गुदा खंड के अंदर होता है, उस गुदा छिद्र के द्वारा उसका अंत होगा। तो देखिए, केंचुए का जो पाचन तंत्र का प्रारंभ हो रहा है वो एक छिद्र से हो रहा है, और उस छिद्र को हम कह रहे हैं मुख। और ये छिद्र कौन से खंड में होता है, प्रथम खंड में। प्रथम खंड में ये छिद्र होता है। हमने प्रथम खंड को नाम क्या दिया था, पेरिस्टोमियम। ये जो छिद्र है वो अर्धचंद्राकार होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि केंचुए का मुख कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। तो वैसे ही ये अर्धचंद्राकार होगा, और भीतर की ओर ये एक कैविटी में खुलता है। इस कैविटी को बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। और आप ये देखिए, हमने यहाँ पर खंड बनाए हैं। भाई, पूरा जो केंचुआ होता है वो 100 से 120 तक के खंडों से मिलकर बना होता है। तो जो ये मुख और मुख गुहा है, ये कुल मिला के पहले, दूसरे और तीसरे, इन 3 खंडों में पाई जाती है। केंचुए के अग्रभाग के जो ये 3 खंड हैं, इन 3 खंडों में मुख भी मिल जाएगा और मुख गुहा भी मिल जाएगी। यहां तक की बात क्लियर। इसके बाद फिर साहब जो मुख गुहा है उसके पीछे की ओर कौन सा भाग होगा,
तो मुख गुहा के पीछे की ओर आप ये देखिए एक दूसरा पोर्शन बनाया है जिसका नाम रखा है हमने ग्रसनी। तो ये ग्रसनी पाई जाएगी और ग्रसनी कौन से खंड में उपस्थित होगी? चौथे खंड में। इस चौथे खंड में ग्रसनी पाई जाएगी। और जिस प्रकार से आपने मुख गुहा की बात की थी अभी, मुख गुहा के अंदर आमतौर पर भोजन का पाचन नहीं होता। आप जब पाचन पढ़ेंगे अपन तो उसमें और बताएंगे, मुख गुहा में पाचन नहीं होता, लेकिन जैसे ही भोजन मुख गुहा से इस ग्रसनी में आता है तो इसका कुछ मात्रा में कह सकते हैं आप, आंशिक रूप से कह सकते हैं पाचन होता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रसनी की जो भित्ति होती है उस भित्ति में एक तो आपको मिलती है लार ग्रंथि, और उस लार ग्रंथि के द्वारा दो चीजें बनती हैं, एक तो लार और दूसरा उस लार के अंदर ही एक पार्टिकल है श्लेष्मा, जो चिपचिपा पदार्थ। तो भैया इस ग्रसनी वाले भाग के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा उस भोजन में लार मिल जाएगी, जो कि भोजन को क्या बनाएगी? लसलसा बनाएगी, चिपचिपा बनाएगी, लुगदी बनाएगी उसकी। और उसके अलावा प्रोटीन को पचाने वाले कुछ एंजाइम भी इस लार के अंदर मिलते हैं, जो कि प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन करते हैं। ये ग्रसनी होती है केंचुए के चौथे खंड में। ग्रसनी के पीछे का जो पाचन तंत्र या आहार नाला वाला भाग है वो एक नलिकाकार रूप में होता है, और इस नलिकाकार रूप को या भाग को बोलते हैं ग्रसिका। ये ग्रसिका है, नलिकाकार भाग है। कहां से कहां तक मिलेगा? ये मिलता है पांचवें खंड से लेकर आठवें खंड तक। पांचवें खंड से लेकर आठवें खंड तक ये नलिकाकार भाग पाया जाएगा, जिसे ग्रसिका कहा जाता है। और इस ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। तो फिर काम क्या होगा इस ग्रसिका का? जो भोजन मुख से मुख गुहा में आया है, मुख गुहा से ग्रसिका में आया है, यहां पर इस भोजन में लार मिल गई। लार मिलने से भोजन लसलसा हो गया और उस भोजन में से कुछ प्रोटीन का पाचन भी हुआ। इसके पश्चात अब इस भोजन को पाचन तंत्र के अगले भाग में पहुंचना है, और अगले भाग में पहुंचाने का कार्य करेगी ग्रसिका। तो ग्रसिका के भीतर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, वो तो भोजन को ग्रसनी से और पेशणी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो साहब ग्रसिका हो गई, जो कि पांचवें खंड से और आठवें खंड तक फैली होती है। इसके पश्चात फिर साहब इस पाचन तंत्र का अगला भाग कौन सा हुआ? अगला भाग होता है पेशणी। ये जो हमने गोल रचना बनाई है ये पेशणी है, और ये केंचुए के 9वें खंड और 8वें खंड का भी थोड़ा सा भाग होता है, उसमें उपस्थित होती है। ये इस प्रकार से एक वृत्ताकार रचना मान सकते हैं। और ये काम क्या करती है? जिस प्रकार से हम गेहूं या चना पिसवाने के लिए चक्की का उपयोग करते हैं, चक्की में जैसे दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में जैसे ही अनाज जाएगा दोनों पार्ट घूम रहे हैं और अनाज पिस जाएगा। ठीक ऐसे ही जो भी भोजन ग्रसिका से इस पेशणी में, पेशणी का एक नाम और भी है गिजाल्ड, ध्यान रखिएगा कई बार परीक्षाओं के अंदर पेशणी शब्द ना आकर गिजाल्ड आता है। तो ये पेशणी काम क्या कर रही है? जो भोजन ग्रसिका से इस पेशणी में पहुंचता है उस भोजन को और ज्यादा बारीक और ज्यादा सरल बनाने का कार्य करती है पेशणी या गिजाल्ड। तो यहां पर आप कह सकते हो केंचुए के पाचन तंत्र के भीतर जो महत्वपूर्ण भाग है वो पेशणी है, क्योंकि जो भोजन या जो कार्बनिक पदार्थ केंचुआ भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है उसे और अधिक सरल
उत्तम रूप में बनाने का कार्य इस पेषणी के द्वारा ही किया जाता है। भोजन को बारीक बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। पेषणी के पीछे फिर वापस एक नलिकाकार भाग दिखाई दे रहा है, जो कि 9वें खंड से और 14वें खंड तक फैला हुआ है, और इस नलिकाकार भाग को कहा जाता है आमाशय। जिस प्रकार से हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र में आमाशय पढ़ते हैं, जो कि अंग्रेजी का जे आकार का होता है, और पाचन तंत्र में आमाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को स्टोर रखने का कार्य होता है। जिस समय भोजन आमाशय में स्टोर रहता है उस समय उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस इत्यादि जाके मिलते हैं, भोजन का कुछ मात्रा में सरल करने का कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही केंचुए के आमाशय की भित्ति में भी विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कैल्सीफेरस ग्रंथि कहते हैं। कहाँ मिलेगी ये? केंचुए के पाचन तंत्र। कैल्सीफेरस ग्रंथि क्या काम करती है? अब जरा सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरस ग्रंथि जो कि आमाशय में मिल रही है वो क्या काम करेगी? आप लोग जानते हैं केंचुए का मुख्य भोजन क्या है? मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले पदार्थों को केंचुआ भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और उस मृदा के अंदर मिलता है आपको ह्यूमरस या ह्यूमिक अम्ल। जो सड़े गले पदार्थ हैं उन सभी में पाया जाता है ह्यूमिक अम्ल। तो जब ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है तो उस ह्यूमिक अम्ल को उदासीन बनाने का कार्य किया जाएगा इस आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली कैल्सीफेरस ग्रंथियों का। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरस ग्रंथियां कहां पाई जा रही हैं? आमाशय की भित्ति में। काम क्या है इनका? भोजन, जो कि केंचुए का भोजन है, कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले पदार्थ, उनको जब ग्रहण करता है तो उन पदार्थों के अंदर मिलती है ह्यूमरिक अम्ल, और उस ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन बनाने का जो मुख्य कार्य है वो किया जाता है कैल्सीफेरस ग्रंथियों द्वारा। बच्चों, आमाशय के बाद फिर आप ये देखिए, इस 15वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक, हमने यहाँ पर कुछ ही खंड बनाए हैं, बाकी केंचुए का जहां तक लास्ट हो रहा है उस अंतिम खंड तक, दोबारा सुने, केंचुए के 15वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक पाया जाता है आंत। भाई, क्योंकि पाचन तंत्र का जो अंत होता है वो आंत्र से होता है। तो केंचुए में जो आंत्र मिलेगी वो कौन से खंड से स्टार्ट होगी? 15वें खंड से प्रारंभ होगी और आखिरी वाले खंड तक पाई जाती है। अब इस आंत्र को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक तो जो अगला हिस्सा है वो कहलाएगा पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, जो बीच वाला एरिया है वो कहलाएगा टिफ्लोसोलर क्षेत्र, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो कहलाएगा पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो केंचुए की जो आंत्र है उसका प्रारंभ कहां से हो रहा है? 15वें खंड से। अंत कहां पर हो रहा है? गुदाखंड के अंदर। पूरी आंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, टिफ्लोसोलर क्षेत्र और पश्चिम टिफ्लोसोलर क्षेत्र। देखिएगा, सबसे पहले बात करें पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र की। ये कहां से कहां तक होगा? ये होगा 15वें खंड से लेकर के और 26वें खंड तक। 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक होगा। इस भाग में जो आंत्र है उस आंत्र की भीतरी भित्ति में अनेक सूक्ष्मांकुर मिलेंगे, अनेक वलन मिलेंगे। सूक्ष्मांकुर बोल लें या वलन बोल लें, जिस प्रकार से उंगली नुमा आवर्त या प्रवर्ध पाए जाएंगे, उंगली नुमा उभार पाए जाएंगे, जिससे कि
आंत्र की जो भीतरी सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, ताकि अधिक से अधिक पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जा सके। इस पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र का जहां पर अंत हो रहा है, अर्थात 26वें खंड पर, उस जगह से एक जोड़ी सींग नुमा रचनाएं, ये देखिए एक जोड़ी सींग, जिस प्रकार से गाय भैंस के सींग होते हैं उसी प्रकार से सींग नुमा रचनाएं या प्रवर्ध निकली होती हैं और उन्हें कहा जाता है आंत्रसीका। ये प्रवर्ध कहां तक पाए जाते हैं? तो देखिए 26वें खंड से निकल करके और 22वें खंड तक पाए जाएंगे। तो ये बात हो गई आंत्र के अगले हिस्से अर्थात पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र की। इसके बाद अब हम बात करेंगे आंत्र के मध्य वाले हिस्से की, जिसे कहते हैं टिफ्लोसोलर क्षेत्र। ये कहां से कहां तक होगा? तो देखिएगा 26वें खंड पर इसका अर्थात पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र का तो हो रहा है अंत, और 26वें खंड से किसका प्रारंभ हो रहा है? टिफ्लोसोलर क्षेत्र का। तो कहां तक जाएगा ये? अगर आप केंचुए के लास्ट वाले 25 खंडों को छोड़ दें, केंचुए के लास्ट वाले या अंत वाले 25 खंडों को छोड़ दो, तो बचा कुचा जो एरिया है वो किस में आएगा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र में। तो आप कह सकते हैं केंचुए के 26वें खंड से लेकर अंतिम 25 खंडों को छोड़ दिया जाए तो जो शेष एरिया है वो किस में आएगा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र में। इस टिफ्लोसोलर क्षेत्र में सूक्ष्मांकुर या वलनों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा सूक्ष्मांकुर या वलनों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसी के अंदर आपको कुछ लसिका ग्रंथियां पाई जाएंगी जो लसिका का स्त्रावण करती हैं। अब आंत्र का जो ये दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा है जिसको बोल रहे हैं टिफ्लोसोलर क्षेत्र, जिसमें सूक्ष्मांकुर या वलनों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जा रही है, इस टिफ्लोसोलर क्षेत्र के भीतर ही भोजन का, और भोजन भी कौन सा? पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। लास्ट में बात करें हम पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र की, तो पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहां से कहां तक होगा? ये होगा केंचुए के अंतिम 25 खंडों में। केंचुए के अंतिम 25 खंडों में पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र उपस्थित होगा। आप इसको सामान्य भाषा में मलाशय कह सकते हैं। जिस प्रकार से अन्य जंतुओं के पाचन तंत्र में आंत्र का जो अंतिम हिस्सा होता है उसे हम मलाशय कहते हैं, ठीक वैसे ही इस केंचुए के भीतर जो आंत्र का पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र है वो भी मलाशय का काम करेगा, जिसमें अपचित भोजन लगातार जाकर के इकट्ठा होते रहेंगे। और उस पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र का अंत कहाँ होगा? आपको याद हो तो इस केंचुए का जो अंतिम खंड है उसे कहते हैं गुदाखंड। उस गुदाखंड में एक छिद्र पाया जाएगा जिसे कहते हैं गुदा छिद्र, और वो गुदा छिद्र ही इस पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र का अंतिम छिद्र होता है। ये जो अपचित पदार्थ या जिसको आप मल नाम दे सकते हैं, वो उस गुदा छिद्र के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में, मल के रूप में बाहर त्यागा जाता है, और इन मल की छोटी छोटी गोलिकाओं को हम कहते हैं क्रमिकास्टिंग।
क्रमिकास्टेंस, और ये जो मल्की गोलियां हैं इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन पदार्थों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है और इसीलिए इसे हम जैविक खाद के रूप में काम में लेते हैं। तो जो केंचुआ है, वास्तविकता में तो केंचुए का मनुष्य के लिए जो महत्व है कृषि के क्षेत्र में, वो ये क्रमिकास्टिंग्स के लिए ही होता है कि केंचुआ मृदा में रह रहा है, वहाँ पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर रहा है और अंत में ये जो मल्की छोटी छोटी गोलियों का त्याग किया जा रहा है, जिन्हें क्रमिकास्टिंग्स कहते हैं, ये गोलियां या ये क्रमिकास्टिंग्स ही खेतों में जैविक खाद के रूप में काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से ये केंचुए का पाचन तंत्र हुआ। देखिएगा दोबारा, केंचुए का पाचन तंत्र उसके मुख से उसके गुदा छिद्र तक पाया जाता है। यह नलिकाकार होता है, लंबा होता है, केंचुए के संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, भोजन का पाचन करने का कार्य करता है। प्रारंभ होता है मुख किस में खुलेगा? मुख गुहा में खुलेगा। ये प्रारंभ के 3 खंडों में पाई जाती है। मुख गुहा प्रारंभ के 3 खंडों में पाई जाती है। फिर मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में। ये ग्रसनी चौथे खंड में उपस्थित होती है। ग्रसनी की भित्ति में मिलती हैं लार ग्रंथियां, जिसके द्वारा लार का स्त्रावण होता है। ग्रसनी के पीछे होती है ग्रसिका, जो कि 5वें खंड से और 8वें खंड तक पाई जाती है। ग्रसिका ये एक नलिकाकार रचना होती है। इसमें आमतौर पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ग्रसिका पीछे की ओर एक वृत्ताकार गोल रचना में खुलती है, जिसे पेशणी या गिजाल्ड कहा जाता है। और ये पेशणी या गिजाल्ड केंचुए के 8वें से 9वें खंड में पाई जाती है। भोजन को बारीक पीसने का कार्य करती है, एक तरीके से चक्की का कार्य करती है। पेशणी के पीछे फिर पाया जाता है आमाशय, और ये आमाशय 9वें खंड से और 14वें खंड तक उपस्थित होता है। आमाशय का कार्य, आमाशय की भित्ति में होती हैं विशेष प्रकार की ग्रंथियां, जिन्हें कहते हैं कैल्सीफेरस ग्रंथियां। ये कैल्सीफेरस ग्रंथियां काम क्या करेंगी? भोजन, अब चूंकि केंचुए का जो भोजन है वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के अंदर पाई जाती है ह्यूमिक अम्ल। तो जो कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है वो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन बनाने का कार्य करती है। आमाशय फिर पीछे की ओर खुलता है आंत्र में, जो कि 15वें खंड से और अंतिम खंड तक पाई जाती है। इस आंत्र को भी पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, और तीसरा है सबसे पीछे वाला पश्चिम टिफ्लोसोलर क्षेत्र। पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र 15वें खंड से और 26वें खंड तक उपस्थित होता है। इसकी भित्ति में सूक्ष्मांकुर या वलन पाए जाते हैं, जो कि पचित भोजन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। इस पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र के पीछे से एक जोड़ी प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें आंत्रसिका कहते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका टिफ्लोसोलर क्षेत्र,
जो कि 26वें खंड से प्रारंभ होगा और अंतिम 25 खंडों को छोड़कर जो भी शेष खंड हैं उन सभी में पाया जाएगा। इस भाग में, कौन से भाग में? टिफ्लो-सोलर क्षेत्र वाले भाग में सर्वाधिक वलन पाए जाते हैं। इसका मतलब इस भाग में सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सूक्ष्मांकुर मिलेंगे, विलाई मिलेगी, और इसीलिए यहां पर पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। सबसे अंत में बात करें तो उस क्षेत्र को बोलते हैं पश्च टिफ्लो-सोलर क्षेत्र, और जो ये पश्च टिफ्लो-सोलर क्षेत्र होता है वो केंचुए के पाचन तंत्र के अंतिम 25 खंडों में पाया जाता है। ये जो अंतिम 25 खंड है इनको पश्च टिफ्लो-सोलर क्षेत्र या मलाशय भी कहा जाता है, जहां पर अपचित भोजन को स्टोर रखा जाता है। और इस पश्च टिफ्लो-सोलर क्षेत्र के द्वारा या इसके अंत में गुदा छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा समय समय पर ये केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में त्यागता है, और ये छोटी छोटी गोलिकाएं क्रमी कास्टिंग्स कहलाती हैं, जो कि जैविक खाद के रूप में काम आती है। तो ये संपूर्ण आपका केंचुए का पाचन तंत्र हुआ। अब इस पाचन तंत्र में पाचन किस प्रकार से होता है? तो पाचन की जो क्रिया है उसमें हम देखें कि भैया मुख और मुख गुहिका, ये जो दोनों पार्ट हैं, इसमें तो कहीं पर भी पाचन हो ही नहीं रहा था, तो यहां पर पाचन नहीं पाया जाता। अगली बात करें साहब ग्रसनी, तो इस ग्रसनी में हमने बताया था विशेष प्रकार की ग्रंथि मिल रही है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि, और इस लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावण होगा लार का। इस लार में दो चीजें मिल रही हैं, श्लेष्मा और एक एंजाइम है जिसे कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। श्लेष्मा और प्रोटीएज एंजाइम। श्लेष्मा क्या काम करेगी? भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करेगी, और प्रोटीएज एंजाइम क्या काम करेगा? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करेगा। बच्चों ध्यान दें, प्रोटीएज एंजाइम संपूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, बल्कि जो प्रोटीन है उसके पाचन को प्रारंभ करेगा। अब साहब भोजन ग्रसनी से गया कहां पर? ग्रसिका में। तो हमने बताया था ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसिका से फिर भोजन जाएगा पेशणी में। तो पेशणी में तो एक ही कार्य होना है, कौन सा? भोजन को पीसा जाएगा, भोजन को बारीक पीसा जाएगा ताकि उसका पाचन आसानी से हो सके। पेशणी के बाद फिर भोजन जाता है आमाशय में। आमाशय में हमने पढ़ा है उसकी भित्ति में पाई जाती है कैल्सीफेरस ग्रंथियां। ये कैल्सीफेरस ग्रंथियां क्या काम करेंगी? उसके भोजन के साथ आए हुए हिम्निक अम्ल को क्या कर देंगी? उदासीन कर देंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से छोटा क्वेश्चन कि आमाशय में पाई जाने वाली कैल्सीफेरस ग्रंथियों के मुख्य कार्य को बताइए। क्या है उनका मुख्य कार्य? तो हिम्निक अम्ल को उदासीन बनाना। अब साहब आमाशय के बाद फिर जब भोजन जाता है कहां पर? आंत्र में। तो देखो आंत्र में ही भोजन का पाचन होता है, और भोजन का पाचन कौन करेगा? विभिन्न प्रकार के एंजाइम। और हम लोगों ने पढ़ रखा है भोजन के विभिन्न अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन, ये सब क्या हैं? भोजन के अवयव हैं। तो इन सभी अवयवों का पाचन कहाँ होगा? आंत्र में होगा।
और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उस भोजन का या उनके अवयवों का पाचन करेंगे। कैसे? ट्रिप्सिन एंजाइम है वो वसा का पाचन करेगा, लाइपेज एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, पेप्सिन एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करेगा। तो इस प्रकार से आंत्र में ही विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होकर भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करने में सहायता करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो वसा का पाचन करेगा, लाइपेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करेगा। तो ये हो गई पाचन की क्रिया। अब अंत में हम देखते हैं कि केंचुए का कृषि के क्षेत्र में महत्व क्या है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करें तो देखो, एक लाभ तो क्या है, प्रलोभक और भोजन के रूप में। प्रलोभक का मतलब जो कि किसी दूसरे जंतु को लोभ देने के काम आए। कैसे? आपको तालाब से मछलियां पकड़नी हैं। अब हम मछली पकड़ने के लिए जो आंकड़ा या जो तार लेते हैं, उसके सिरे पर यदि आप केंचुए बांध करके और उनको पानी में लटकाते हैं तो भैया मछलियों का, और वो भी कौन सी मछली, छोटी मछलियों का जो मुख्य भोजन है वो केंचुआ होता है। जब आप कांटे में बांधकर केंचुए को लटकाते हो तो उस केंचुए को खाने के लिए छोटी मछलियां आपके तार में फंस जाती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहां पर जो केंचुआ है वो किस रूप में काम आ रहा है, प्रलोभक के रूप में। उसके अलावा बहुत सारे जंतु हैं जो केंचुए को बड़े चाव से अपने भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि मेंढक, मछली, छोटे सांप, कर्ण खजूरा। ये सभी जंतु ऐसे हैं जो केंचुए को अपने भोजन के रूप में बड़े चाव से खाते हैं, तो उनके भोजन का काम करेगा ये। दूसरा है जैविक खाद के निर्माण में। अब देखो, आप लोगों ने कंपोस्ट खाद सुन रखा है, ठीक वैसा ही होता है जैविक खाद, लेकिन एक अंतर है। जो जैविक खाद है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, केंचुओं के द्वारा। सड़े गले पदार्थों पर आप लोगों ने देखा होगा ना, खेतों के अंदर गांव में आज भी जो है कई लोग केंचुए पाल करके उनसे खाद बना रहे हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों पर, जैसे भूसी है और कुछ गोबर है और जो सड़े गले पदार्थ है उन पर जो है केंचुओं को छोड़ करके और वहां पर जैविक खाद बनाते हैं। तो केंचुओं द्वारा बनने वाली खाद, ये जो जैविक खाद है, इसमें कंपोस्ट खाद की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए ये कंपोस्ट खाद से भी उत्तम प्रकार की खाद मानी जाती है। वर्मी कल्चर, ये क्या है साहब, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से केंचुओं को पालकर और जो खाद बनाई जाती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं वर्मी कल्चर। और अंतिम बात करें मृदा को सुधार के रूप में, मृदा सुधारक के रूप में, तो देखिए खेत की जिस मृदा में केंचुए डाले जाते हैं, तो केंचुए क्या करते हैं, मृदा में उपस्थित मिट्टी और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो मृदा के भीतर छोटे 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 जो है कणों को खाते आते हैं और वो जो मृदा है वो पोली होती जाती है। अब जब मृदा अंदर से पोली हो जाएगी तो क्या होगा, बारिश का पानी अधिक से अधिक ग्रहण कर सकती है। तो इससे मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो केंचुओं को छोड़ दिया है आपने, तो केंचुए मृदा को तो खाएंगे और जो मल त्यागेंगे, जिसको आप कमी कास्टिंग्स बोल रहे हैं, उसके कारण मृदा उपजाऊ होगी।
तो ये हो गए इसके लाभ, लेकिन कुछ हानियां भी हैं। पहला हानि, रंध्रावकाश बढ़ जाते हैं। जिस मृदा में केंचुओं को पाला जाता है तो उस खेत की मृदा को ये केंचुए क्या कर देते हैं, पोला कर देते हैं। अब उससे नुकसान, भाई फायदा तो है लेकिन नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जब बारिश तेज बहाव से आती है या पानी तेज बहाव से आता है तो वो जो पोली मृदा है उसमें पकड़ नहीं रह पाती और पानी के साथ साथ जो ऊपरी उपजाऊ मृदा है वो भी बह करके चली जाती है। तो रंध्रावकाश बढ़ जाते हैं, मृदा का कटाव होने लगता है। दूसरी बात, जो केंचुए होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के जो परजीवी हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उनका संचरण भी करते हैं, जैसे कि फीताक्रमिका करते हैं। और सुअरों के अंदर मिलने वाले एक रोग में जो काम आता है निमेटोड, उसका संचरण भी कौन करते हैं, केंचुए करते हैं। एक इलायची का पौधा है, उसके तने को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। ये केंचुए की विशेष जातियां होती हैं, वो इन इलायची के जो पौधे हैं उनके तने को भी क्षतिग्रस्त कर देती है। तो इस प्रकार से केंचुए के देखे जाएं तो असंख्य फायदे हैं, हानियां कम हैं। इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो बच्चों, ये हो गया था केंचुओं का महत्व, जिसमें आपने लाभ पढ़ लिए, हानियां पढ़ ली। लाभ आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में हानियां कम, लाभ ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाभ में प्रलोभक व भोजन के रूप में काम आएगा, छोटी मछलियों को आकर्षित करने के लिए, प्रलोभ देने के लिए काम आता है। और मेंढक मछली, छोटे सांप, कन खजूरा, ये इत्यादि जो पौधे होते हैं वो सभी इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है जैविक खाद के रूप में। तो जैविक खाद कंपोस्ट खाद की तुलना में, जैविक खाद कंपोस्ट खाद की तुलना में उत्तम क्यों मानी गई है, क्योंकि जैविक खाद के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और इसीलिए ये अच्छा पोषण करती है पादपों का। वर्मी कल्चर जो आजकल देखना अब आपके गांव के आसपास बहुत ज़्यादा चलता है, जो सरकार है राजस्थान सरकार, वो कृषकों को वर्मी कल्चर के लिए सब्सिडी देती है, केंचुए उपलब्ध करवाती है। तो एक विशेष एरिया में सड़े गले मिट्टी, गोबर, घास फूस जो भी है उसके ऊपर एक निश्चित संख्या में केंचुओं को रखा जाता है और वहाँ पर फिर उन केंचुओं से जैविक खाद बनाई जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है वर्मी कल्चर, जिससे कि हमको एक उत्तम किस्म की खाद मिलती है। मृदा सुधारक के रूप में तो ये अपन ने समझाई दिया था आपको। मृदा सुधारक जिसमें कि मृदा की जो उपजाऊपन है वो बढ़ता है और उससे जो है उस खेत की मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि फसल ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से उत्पन्न हो सके। तो बच्चों, ये आज हमारा केंचुए वाला जो टॉपिक था अध्याय 10 वो ये कंप्लीट होता है, जिसमें आप लोगों ने केंचुए का लगभग संपूर्ण संरचना, संपूर्ण उसके जो है विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन किया। कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों ने इसके विभिन्न महत्व पढ़े, लाभ पढ़े, हानियाँ पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अध्याय, ये लेसन समझ में आया होगा खूब ठीक प्रकार से। इनका भाई जब तक ये आपकी ऑफलाइन क्लासें नहीं चल रही तब तक आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। जितने भी लेसन होते जा रहे हैं उनका 1 बार, 2 बार, 3 बार अध्ययन करें। इन वीडियोज़ को देखते समय थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि जैसे जो हम ये टॉपिक लिख रहे हैं या ये जो डायग्राम बना रहे हैं, उनको आप अपनी नोटबुक बना करके और उनमें ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे डायग्राम पूछे जाते हैं। जो भी कुछ मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर के और जैसे ये समरी टाइप का लिख रखा है पाचन की क्रिया, तो इनको आप जब वीडियो देखें उस समय इन समरियों को आप उतार लीजिए, आपको आगे चल कर के जो है याद करने में तकलीफ़ नहीं होगी, काफ़ी सहूलियत होगी। वैसे तो अपन को पढ़ना ही सब कुछ, लेकिन ये जो समरी लिखी हुई है वो विशेष योगदान देती है एग्ज़ाम के टाइम। भाई एक तो जो है आप लोग अगर चित्रों को नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटाओ, क्योंकि अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है और चित्रों से अगर आप दूर भाग रहे हैं तो पार नहीं पड़ेगी। चित्रों का भी अध्ययन करें, खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें, तभी पार पड़ेगी इसमें। ठीक है, धन्यवाद।